मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग अपनी क्लास में संघीय व्यवस्था की प्रकृति पढ़ रहे हैं और जैसा कि इसमें हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि भारतीय संविधान में संघ को राज्यों के संघ के रूप में देखा गया है। अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है और उसी के आधार पर भारत में संघ व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें हमने देखा था कि सीमित सरकार के सिद्धांत के रूप में कुछ बातों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें हमने देखा था कि इसके संघात्मक लक्षणों में शक्तियों का विभाजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची रखी गई थी। संविधान को सर्वोच्च माना गया और संविधान को क्योंकि सर्वोच्च माना गया और लिखित और कठोर रूप में भारतीय संविधान है, अतः इसकी रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके साथ साथ संघात्मक व्यवस्था के लक्षण के रूप में भारत के संविधान में जो उच्च सदन है संसद का, वो राज्यों के सदन के रूप में रखा गया। लेकिन जहां हम लोगों ने ये संघात्मक व्यवस्था के लक्षण भारतीय संविधान में देखे, वहीं पर ये भी हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिनसे भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व भी दिखाई देता है। और उसको हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि दो प्रकार के एकात्मक तत्व हमें इसमें दिखाई देते हैं। एक जो संविधान में मौजूद हैं एकात्मक तत्व, और दूसरे जो संविधान में बाहरी रूप में या बहिरंग रूप में व्यवहारिक स्तर पर एकात्मक तत्व मौजूद हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें हमने संविधान में मौजूद एकात्मक तत्वों को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें इकहरी नागरिकता है, भारत में शक्तियों का बंटवारा ज़्यादातर केंद्र के पक्ष में किया गया है, संघ और राज्यों में एक ही संविधान है, हमारे यहाँ एक ही संविधान है, राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं है। केंद्रीय सरकार के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, चाहे वो राज्य का नाम बदल दें, चाहे उसकी सीमाओं को बदल दें, अथवा राज्यों को पृथक प्रदेशों में बांट दें या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दें। तो इस तरह से राज्यों के संबंध में केंद्र के पास बहुत शक्ति है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च केंद्र पर बना हुआ न्यायिक व्यवस्था का अंतिम अंग है। संकट काल के समय जो कि विवेक की शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, उनमें अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा राष्ट्रपति जब संकट काल की घोषणा करते हैं तो उस समय भी राष्ट्र का स्वरूप एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। यहाँ तक कि अनुच्छेद 56 के अनुसार जब राज्यों में संवैधानिक शासन की विफलता के आधार पर संकट काल की घोषणा की जाती है तो राज्यपाल की अनुशंसा पर उस राज्य के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी काफ़ी हद तक संसद को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे विषयों में एकीकृत व्यवस्था को रखा गया है, जिसमें न्याय व्यवस्था है, उच्च नागरिक सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इस तरह से ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ये एकीकृत व्यवस्थाएं हैं। राज्य हालांकि इकाई के तौर पर राज्य सूची पर अपने कानून बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसके जो संवैधानिक प्रमुख हैं, जिसे राज्यपाल कहा है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरह से आर्थिक रूप से भी केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा हैं, अनुदान देने का अधिकार है, कर ज़्यादा केंद्र इकट्ठा करते हैं। वित्तीय एक तरह से स्वायत्तता राज्यों के पास उतनी नहीं है, केंद्र के पास इस मामले में शक्ति ज़्यादा है। वहीं पर हम देखते हैं कि बहुत से विषय ऐसे हैं जिनमें विधानमंडलों द्वारा, जो राज्य के विधानमंडल हैं, उनसे पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता भी होती है। इसी तरह से भारत में अमेरिका की तरह जो उच्च सदन है उसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है। इसी तरह से तो इस तरह हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में भारतीय संविधान में मौजूद एकात्मक व्यवस्था के कुछ ऐसे तत्वों को देखा था जो संविधान के अंतर्गत निहित है। आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान के बाहर वो कौन से तत्व हैं जो संपूर्ण भारतीय व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं।
इसमें सबसे पहला तत्व जो है वो है प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व। भारतीय व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री बने, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारतीय व्यवस्था को राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया और उनके प्रभाव से आगे राज्यों के जो नेता थे उन्होंने कोई विरोध उनका नहीं किया। मुख्यमंत्री भी तत्कालिक समय में जो थे वो सामान्य तौर पर कांग्रेसी थे और कांग्रेस के होने के नाते उनके व्यक्तित्व की जो पंडित नेहरू के व्यक्तित्व की जो छाप थी उसका विरोध कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने सामान्य तौर पर नहीं किया। तो इस तरह से केंद्रीय व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे सामान्य तौर पर उनको स्वीकार कर लिया जाता था। श्रीमती इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था, जिसकी छाप सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर थी। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियां भी प्रधानमंत्री की इच्छा से हुई और उन नेताओं को, उन व्यक्तियों को राजनीति से अलग भी होना पड़ा जिन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास मत प्राप्त नहीं था। 1987 के बाद इस स्थिति में परिवर्तन आता है। भारत में गठबंधन राजनीति शुरू हुई और कांग्रेस से अलग प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने जो बीजेपी से थे और 2003 तक ये स्थिति बनी रही। उसके बाद में पुनः गठबंधन सरकार आई और वर्तमान में हम देख रहे हैं 2014 से फिर से भारतीय राजनीति में परिवर्तन आया है और पूर्ण बहुमत प्राप्त जो प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनसे भी भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके बाहरी तत्व के रूप में बहुत हद तक परिवर्तन आया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बाहरी तत्व है वो है योजना आयोग और वर्तमान का नीति आयोग। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने हेतु। इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की भूमिका थी क्योंकि वो पदेन इसका अध्यक्ष है और मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ वरिष्ठ मंत्री इस आयोग से संबद्ध रहे। रक्षा को छोड़कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सभी योजनाओं को बनाना और उसका निर्णय करना मुख्य रूप से योजना आयोग का काम रहा। 15 मार्च 1950 के प्रस्ताव में ये पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया था कि ये आयोग एक मूलतः परामर्शदात्री संस्था हो और इसका कार्य आर्थिक नियोजन के मामले पर शासन को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना है। परंतु व्यवहार में इस आयोग ने संविधान और शासन दोनों को पूरी तरह से प्रभावित किया। जैसा कि अशोक चंदा ने आयोग के महत्व को दर्शाते हुए कहा कि ये आर्थिक मंत्रिमंडल की तरह से है। राज्य सरकारें तो वित्तीय सहायता और आर्थिक परामर्श के लिए आयोग पर लगभग निर्भर हैं। इसके बारे में के संथानम ने लिखा, इस समूची नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित्त संबंधी सभी मामलों में राज्यों की स्वायत्तता को एक छाया रूप प्रदान कर दिया है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस संबंध में लिखा कि भारतीय संघवाद के अंतर्गत नियोजन का केंद्रीयकृत प्रभाव रहा है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसका कार्य वही है जो योजना आयोग का कार्य रहा है। एक तरह से ये सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करेगा कि आगामी वर्षों के लिए किन योजनाओं का निर्माण करना है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। इसका कार्य भी देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। ये भी संविधान से नहीं है, जैसा कि योजना आयोग संविधान से नहीं था, बाद में बना, ऐसे ही ये भी संविधान के अंतर्गत नहीं है, ना ही इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। इसका जो लक्ष्य रखा गया वो योजना आयोग, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य बनाना। मुख्य रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद योजना बनाने की व्यवस्था की सबसे ऊंची, यानी जिसे हम शीर्षस्थ संस्था कहते हैं, वो है। योजना आयोग द्वारा निर्मित और राष्ट्रीय विकास परिषद से स्वीकृत योजना विकास का
एक शासकीय कार्यक्रम बन जाती है। यानी जब योजना आयोग किसी योजना को बनाती है और विकास परिषद उसे स्वीकृत कर देती है, तो उसके बाद उसे कार्यान्वित करने के लिए नीतियाँ बनाई जाने लगती हैं। इसी कारण इसे संथानम जो हैं उन्होंने इसे भारतीय संघ की सर्वोच्च मंत्री परिषद कहा है। व्यवहार में राज्यों की योजनाओं संबंधी जो भी निर्णय हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद में लिए जाते हैं और इससे राज्यों की स्थिति केंद्र सरकार के एजेंट के समान हो गई। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। अगला आता है केंद्रीय जांच समितियों की भूमिका। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगते हैं तो उसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे सीबीआई कहा जाता है, हम जब छोटे शब्दों में कहते हैं, तो ये एजेंसियां इस तरह के काम करती हैं। इससे सरकार पर, केंद्र सरकार का, जो राज्य की सरकारें हैं उन पर केंद्र सरकार का सीधे भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी राजनीतिक एजेंसियों ने जन्म लिया है जिनके आधार पर राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखा जाता है और उनको मर्यादित किया जाता है, उनकी शक्ति को। और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को प्राप्त कृपा की शक्तियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं। एक और इसमें रीज़न हम लोग देखते हैं वो है कि बहुत लंबे समय तक भारत में एक दलीय व्यवस्था रही और एक दलीय व्यवस्था रहने के कारण केंद्र सरकार के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ जमा हो गई और इसने एक तरह से देश में शक्तियों के केंद्रीयकरण का काम किया या एकात्मक व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य किया। लेकिन 1987 के बाद में इस दौर में कमी आई और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। कुल मिलाकर के हालांकि भारतीय संविधान में जो स्वरूप है वो संघात्मक स्वरूप है और इसमें प्रभुत्व सत्ता के जो लक्षण हैं वो केंद्र और राज्यों में निहित हैं और दोनों में बटे हुए हैं और शक्तियों का बंटवारा जिस तरह से किया गया है उसी के आधार पर हम भारत में संघीय व्यवस्था को देखते हैं। जैसा कि के संथानम ने कहा कि भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण इतने अधिक प्रमुख रूप से विद्यमान है कि यह एक वास्तविक संघात्मक संविधान है। अब आते हैं भारतीय संघवाद की प्रकृति। इसके 3 मॉडल माने जाते हैं। ये कैसी प्रकृति है? क्योंकि भारत एक विकासशील व्यवस्था है और इस विकासशील व्यवस्था में जैसा हमने देखा कि प्रारंभिक स्थिति में संघात्मक व्यवस्था संविधान में अपनाने के बावजूद भी कुछ बाहरी तत्वों के कारण एकात्मक स्वरूप हमें दिखाई देता रहा और जैसा कि हम अन्य जगहों पर भी देखते हैं कि किस तरह से कार्य किया जाता है विश्व के अन्य देशों में। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में और जो 20वीं सदी का शुरुआती दौर था, संघात्मक व्यवस्थाओं की जो धारणा थी उसमें 2 दिशाओं में परिवर्तन आया। पहला था आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार का पक्ष प्रबल हो गया और इस विचार को स्वीकार किया जाने लगा कि जो राज्य की सरकारें हैं उनकी तुलना में केंद्र सरकार का अधिक शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। दूसरी जो विचारधारा थी या दूसरा जो विचार था वो ये कि केंद्रीय सरकार इकाइयों की सरकारें परस्पर विरोधी नहीं हैं बल्कि एक दूसरे की सहयोगी हैं, एक दूसरे की पूरक है और उन दोनों के आपस में सहयोग करने से ही किसी भी देश की सरकार सुचारू रूप से चल सकती है। तो इस तरह से दोनों के बीच सहयोगी प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। जैसा कि संघवाद के एक प्रमुख विचारक हैं केसी वियर, उन्होंने कहा हर संघात्मक व्यवस्था में आपसी सहयोग की संस्थाओं की या तो संविधान में व्यवस्था कर दी जाती है या इस प्रकार के सहयोग की संस्थाएं परंपराओं के रूप में विकसित हो जाती हैं।
भारत में 1947 से 49 तक के काल में जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो संघात्मक व्यवस्था के 3 मॉडल्स एक तरह से विकसित हो रहे थे। पहला मॉडल है सहयोगी संघवाद, दूसरा मॉडल है एकात्मकतावादी संघवाद और तीसरा मॉडल है सौदेबाजी वाला संघवाद या संघीय व्यवस्था। जो संघीय व्यवस्था का तीसरा रूप है सौदेबाजी वाला संघवाद, वो द्वितीय मॉडल का ही, दूसरे मॉडल का ही एक विशेष स्वरूप है। संघात्मक व्यवस्था के मोटे तौर पर 2 ही मॉडल हैं। पहला जो मॉडल हमने देखा सहयोगी संघवाद और दूसरा एकात्मकतावादी संघवाद। तो इस तरह से ये जो प्रकृति संघवाद की है भारतीय संविधान में, इसको हम देखेंगे और ये हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में।